ये विश्वास कैसे हासिल हो रहा है? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता लाइन लगाकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इस वजह से? नहीं, मुझे लगता है कि पिछली बार भी कोई मार्जिन बड़ा नहीं था। हमारे बहुत सीधे सरल और ईमानदार आदिवासी हमारे नेता वो उम्मीदवार थे, तो उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। 5 वर्ष का समय बड़ा समय होता है। कमलनाथ जी का एक स्वभाव है चीजों को अपनी तरफ मोड़ लेने का, इसे आप प्रबंधन भी कह सकते हो। लेकिन 5 वर्षों में उनके बेटे की जो छवि है, कमलनाथ जी का सम्मान होगा क्योंकि इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने लंबे समय वहां पर रहे हैं। लेकिन नकुल नाथ जी के लिए कोई चीज सकारात्मक है वो एक भी चीज नहीं है। न वो सदन में रहे, न सदन के बाहर रहे, वो 4 घंटे खड़े नहीं रह सकते, बैठ नहीं सकते, लोगों से बातचीत नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति जब 5 साल तक जनप्रतिनिधि रहता है, आम आदमी जो भी थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ रखता है या ना रखता हो, उसका फैसला करता है। क्योंकि कमलनाथ जी तो ये कह के वोट मांग रहे हैं इस बार कि मेरे लिए ये वोट आप मुझे दे रहे हैं और मेरे सम्मान के लिए, मेरे रिश्ते के लिए, वो रिश्ते की दुहाई दे रहे हैं, उनका परिवार रिश्ते की दुहाई दे रहा है, तो उस रिश्ते की दुहाई को मानेंगे लोग? इससे मेरी बात पुष्ट हो गई। यही बात मैंने कही है कि कमलनाथ जी का एक लंबा कार्यकाल है, उस पर भी मैं 2004 में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा हूं। तब कांग्रेस का और कमलनाथ जी की जो गुंडागिर्दी थी, ये देश नहीं, राज्य नहीं, देश जानता था। मुझे गर्व है कि मैंने उस गुंडागिर्दी को, उस आतंक को खत्म किया। और उसी भरोसे पर मैं कह रहा हूं कि 2004 में जो मैंने किया था, 2024 में परिवारवाद समाप्त होगा छिंदवाड़ा से, ये बात आप मानकर चलिए। बीजेपी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है इस बार लोकसभा चुनाव के लिए अपने सामने, और बीजेपी ने एक बड़ा लक्ष्य रख के कहा है कि 400 पार, अब की बार 400 पार। और उसमें मध्य प्रदेश की जो ये सीटें हैं ये भी बहुत अहमियत रखती हैं। पहले ही 28 थी आपके पास, अब आप कह रहे हैं कि 29 आ जाएंगी। और जगह से क्या रिपोर्ट, क्योंकि पहला जो चरण हुआ उसके बाद मतदान का जो प्रतिशत है वो थोड़ा कम दिखाई दिया पिछली बार की तुलना में, तो ये क्या आपको लगता है, क्या वजह है कि ये कम है? क्या उत्साह नहीं है लोगों में, या विश्वास है कि 400 पार होने वाला है तो उतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर नहीं निकल रहे वोट करने के लिए? क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, मेरे पास में जैसे नक्सलवादी प्रभावित तो बालाघाट थी या छिंदवाड़ा है, यहाँ तो मत प्रतिशत में कमी नहीं आई है। शहरी क्षेत्र में जबलपुर में पहली बार ये ट्रेंड देखा गया कि इस बार मत प्रतिशत कम है। ये चीजें कई बार अनुकूलता आलस्य देती है, ये बात पार्टी पहले से अपने ध्यान में रखती है, लेकिन वो ट्रेंड है ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिए, मंडला है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, यहाँ पर तो मतलब ज्यादा मिला है। लेकिन जबलपुर जिसको छोड़ दें, इसलिए मैं इसे ट्रेंड नहीं मानने तैयार हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई ऐसी परिस्थितियां हैं कि मध्यवर्गीय या शहरी मतदाता गर्मी के कारण या अन्य कारणों से अगर कहीं मतों में मतदान देने में नहीं गया, इस गलती को जो आप देखना है कि अगले इस चरण में सुधार लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास में वो सामर्थ्य है। यदि कोई कमी हमें दिखेगी, हम चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो और मतदान ज्यादा हो, क्योंकि हमारा विश्वास है कि मतदान जितना होगा वो हमारे पक्ष में होगा। हाँ, क्योंकि कम हो रहा है तो विपक्ष ये कह रहा है कि ये आपका वोटर है, बीजेपी का वोटर है जो बाहर नहीं निकला है। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बाकी प्रदेशों में भी कम हुआ है। तो क्या वो बीजेपी का वोटर है जो बाहर नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? क्या उसे विश्वास हो गया कि ये तो 400 जीत रहे हैं, बहुत लंबा लक्ष्य है, तो नई बड़ी संख्या में आएंगे तो भी जीत जाएंगे? कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, उनको 4 जून का इंतजार करना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में जरूरी, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो उम्मीदवार रहकर भी कहता था कि पूरा भाषण करता था, वो मैं कहता था वोट डालने जाइए, अच्छा लगे तो मुझे दीजिए, नहीं तो मेरे खिलाफ वोट डालिए। हम वो लोग हैं। इसलिए हमारी रुचि इस बात में है कि पिछले मतदान प्रतिशत से हम ऊपर की तरफ जाए। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर है। वोट कौन किसको देगा, कौन किसका मतदाता है, ये तो 4 तारीख को तय होगा। लेकिन हम जो देखते हैं कि आम आदमी हमसे आगे है, ये देश की सच्चाई है। आप कह रहे हैं लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र ही खतरे में है। अगर 400 पार आ गई तो लोकतंत्र ही खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। अगर कांग्रेस खतरे में है तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। ये जमाना चला गया। उनके पिताजी को भी 400 सीटें मिली थी। ये देश का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है, और इसलिए भ्रम फैलाने से कभी लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस को समझना चाहिए। लोकतंत्र में हमको सकारात्मक बातें करनी चाहिए, रचनात्मक बातें करनी चाहिए।
कोई दूरदर्शी बातें करनी चाहिए, कोई प्लान आपके पास में हो। दुर्भाग्य है कि मतलब मेरे जैसा व्यक्ति जो 77 से लेकर 2014 के तमाम परिवर्तनों को देखता रहा है, ऐसा अनियोजित बिल्कुल कोई योजना के बगैर विपक्ष चुनाव लड़ रहा है, ये शायद देश का चौथा स्तंभ भी देख रहा होगा, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी देख रहे होंगे। इतना गैर जिम्मेदारी से चुनाव लड़ना विपक्ष का, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन विपक्ष की दिशा ही नहीं दिखती कि वो आखिर किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी नहीं कह रहे, तो ममता बनर्जी भी कह रही है, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं, शरद पवार भी कह रहे हैं, ये तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, ये सभी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, 2029 में चुनाव ही नहीं होंगे अगर 400 पार मिल गई तो। आपने नाम तो बहुत गिनाए, लेकिन लोकतंत्र के प्रति इनकी निष्ठा क्या है? जब संविधान के परिवर्तनों की बात होती है तो देश का इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने अपने 55 साल के राज्य में कितनी बार संविधान का संशोधन किया, हमने कितनी बार किया। हम इस बहस के लिए तैयार हैं, नंबर एक। दूसरा, जो परिवर्तन कांग्रेस ने किए, जो नाम आप ले रही हैं उसमें 90% वो नाम है जो उस संशोधन के विरोधी थे, जेल में ठूंसे गए थे। क्या ये सच्चाई नहीं है? तो ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश है, ये विकास और विरासत का भय है। ये जो गाड़ी चल पड़ी है, इसमें विकास भी दिखता है और विरासत का संरक्षण भी दिखता है, इसका जो भय है, तो उनको लगता है कि जो लोग हमेशा विरासत का मजाक उड़ाते रहे, हमारे विकास के बारे में जो खाली सब्जबाग दिखाते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। उसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि रोजमर्रा की जरूरतें अगर कांग्रेस ने पूरी कर दी होती तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को ये काम करना पड़ता? लेकिन 2014 से 24 के बीच में जो सबसे बड़ी सफलता है हमारे नेता की, हमारी सरकार की, कि रोजमर्रा की चीजों को हमने बिना मांगे आम आदमी तक पहुंचाया। और इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये विकास नहीं है, ये तो विकास का ट्रेलर है, अभी विकास तो बाकी है। विकास और विरासत साथ चल रहा है और साथ चलेगा, लेकिन हम जब चुनाव प्रचार में सुनते हैं भाषण, नेताओं की बात सुनते हैं, तो उसमें विरासत की बात तो ज्यादा सुनाई देती है, विकास की बात उतनी सुनाई नहीं देती। तो वो क्यों है? ऐसा क्यों है? नहीं, हमारी तरफ से नहीं है। हमारी तरफ से तो हम विकास पहले नंबर पर रखते हैं, लेकिन विरासत पर गर्व करते हैं। मैं देश का संस्कृति मंत्री रहा हूँ और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने दुराग्रह किया हमारी विरासत के बारे में। व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि हम तो राम के भक्त हैं, राम हमारे आदर्श हैं, लेकिन क्या वो अपने नेताओं से बुलवा पाएंगे? जो लोग पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, उसमें एक उदाहरण छिंदवाड़ा का है। वो पूर्व विधायक थे कांग्रेस के, उनने वहां पर यज्ञ किया 1008 कुंडी। उन्होंने कहा वहां मत जाओ, मेरे यज्ञ में जाओ। जब वहां नहीं आए तो उनका जो वक्तव्य है वो पर्याप्त है, मुझे लगता है, कांग्रेस को सबक देने के लिए। उन्होंने कहा कि तब मैंने यज्ञ वेदी पर सोचा, मैं रघुवंशी हूं, या तो मैं रघुवंशी शब्द अपने नाम से हटा दूं या कांग्रेस हटा दूं। तो मैंने तय किया कि रघुवंशी तो मैं था, हमारे पुरखों ने 500 साल बाद गौरव का दिन देखा है, तो रघुवंशी तो नहीं हटा पाऊंगा, कांग्रेस को हटा देता हूं। मुझे लगता है ये ऐसा उदाहरण है जिसको कांग्रेस को समझ लेना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के ये जो नेता हैं, ये तो पिछले इतने समय से कांग्रेस की यही नीति देख रहे थे, तो फिर इन्हें चुनाव के पहले ही क्यों ये ख्याल आया कि हमें बीजेपी का रुख करना चाहिए क्योंकि विरासत को वहां संरक्षित किया जा सकता है, यहाँ नहीं? देखिए, तो ये चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है मामला, ये राजनीति से जुड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोहिया के समाजवाद को पढ़ें, जिसने भी पढ़ा, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पढ़ा। गांधी के राम राज्य में और लोहिया के समाजवाद में, भारतीय समाजवाद में कोई फर्क मैं नहीं देखता। दीनदयाल जी उपाध्याय के एक आत्मानव दर्शन में मैं कोई फर्क नहीं देखता। जो लोहिया को मानने वाले लोग हैं, जब वो सनातन के खिलाफ बोलते हैं तो मुझे लगता है वो उसी दिन लोहिया को त्याग देते हैं। तो ये जो चीजें हैं कि भारतीय विचारक की जो सोच होती है, उसकी अर्थव्यवस्था में और उसकी मन स्थिति में, जो नियत में जो फर्क होता है, वो फर्क आज देश देख रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो चीजें राजनीतिक समझ के साथ दुनिया के सामने आनी चाहिए, आप इसको ये कहकर आप देश का अपमान कर रहे हैं। भारतीय मनीषियों की कितनी भी आर्थिक विषमता पर द्वंद्व रहा हो, लेकिन उनकी दिशा एक थी, उनकी नीयत एक थी, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ना जाना सनातन विरोधी है, वो उनका ये कहना है कि हम तो हैं राम भक्त हैं, हम अपने घर में राम भक्त हैं, हमारी भक्ति हमारी अपनी जगह है, हम उसको राजनीति में नहीं लाते हैं। तो उनका तो ये आरोप आप पर है ना कि आप राजनीति के लिए, बीजेपी राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है उसको।
सुमेरा जी, एक बात मैं ये बुंदेलखंड से विरासत तो सबकी विरासत है। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ। हमारे यहाँ पर शत्रुता भी हो और वो अपनी बेटी का कार्ड लेकर हमारे दरवाजे पर आए, तो मैं कितना ही खराब आदमी माने जाने वाला कोई व्यक्ति हो, उसे इनकार नहीं करता। ये बात भारतीय सनातन का मूल है। हमें से उन अनपढ़ लोगों की परंपरा ना माने, ये बड़े मन की बात है कि शत्रुता होने के बावजूद भी अगर कोई निमंत्रण देने के लिए हमारे दरवाजे पर आया है तो हम उसे इनकार नहीं करते। इस सच्चाई को कांग्रेस समझती है, लेकिन ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व व्यक्तियों का द्वंद्व रह गया है। दल का तो दल की दिशा बड़ी साफ है, और इसलिए जब कभी उनकी चर्चा आती है, पिछली बार मनमोहन सिंह जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि पहला अधिकार मुसलमानों की प्रॉपर्टी में मुसलमानों को है। ये बातें करने के पहले वो सोचते नहीं है कि वो क्या रहे हैं। आप बांटने का काम आप कर रहे हो, दोष हमको लगा रहे हो, तो ये नहीं हो सकता। नहीं, इसकी भी बहुत चर्चा है कि ये पहले चरण के मतदान के बाद इस मुद्दे को फिर वापस याद किया जा रहा है। क्या इसके पीछे पहले चरण के मतदान में जो कुछ मत प्रतिशत कम रह गया वो है वजह? अब कांग्रेस का घोषणा पत्र उसके बाद आया तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। राहुल गांधी वायनाड में जो बोल रहे हैं या तमिलनाडु में बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी को समझना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। अगर उन्होंने ये तय ही कर लिया है कि तमिल में वो गालियां देंगे और दोषी हमको ठहराएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने गलती की है आपके पूर्व प्रधानमंत्री ने, तो उनके दरवाजे पर जाकर पूछो कि क्यों किया। या राहुल गांधी ने कोई बात कही है तो बात जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए, कांग्रेस को उनसे पूछना चाहिए, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि विरासत की बात की और आपने बताया कि कितना लंबा आपका राजनीतिक करियर रहा है। ये बीजेपी में ही हो सकता है क्या कि केंद्र में जिम्मेदारी रही हो और इतने वरिष्ठ नेता, और उसके बाद फिर कहा जाए कि अब आप विधानसभा का चुनाव लड़ें तो सीधे आके विधानसभा का चुनाव लड़ लें? तो क्या बीजेपी की संस्कृति में ये संभव है कि इतने बड़े पद पर जाने के बाद फिर वापस यहाँ आ जाएं? मुझे लगता है, मुझे गर्व है कि ये सिर्फ बीजेपी में संभव है कि कोई जमीन पर खड़ा हुआ कार्यकर्ता किसी भी जिम्मेदारी को संभाल सकता है। मुझे नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में तो वर्तमान मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, उसके पहले के हमारे दो मुख्यमंत्री हो, यानी मोहन यादव जी हो, शिवराज जी हो, बाबूलाल गौर जी हो या उमा भारती हो, मैंने 4 नाम दिए हैं। चारों की पृष्ठभूमि जो पलट कर देखेगा तो आपकी बात को पुष्ट कर देगा कि ये भाजपा में संभव है। अब बात आई कि भाई हमको केंद्र से लाकर राज्य में रख दिया। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, जिम्मेदारी छोटी बड़ी नहीं होती, जीवन भर आप एक स्थान पर रहने वाले नहीं हैं। इस सच को जिसने स्वीकार कर लिया, और इसलिए हमारा जो संकल्प है, जनसंघ ने 1951 और 52 में तय किया था धारा 370 हटाएंगे। 70 साल तक एक संकल्प को लेकर कोई पार्टी अगर चल सकती है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। हम रिले रेस के खिलाड़ी हैं, तो जहां पर भी हमको डंडा दिया जाएगा कि इस वाले स्पेल में आपको दौड़ लगानी है, हम उस बात के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है भारत माता को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना। लेकिन चुनौती तो होती होगी। फिर चुनौती क्या होती है? अगर आप केंद्र में जिम्मेदारी संभाल रहे थे, फिर यहाँ आए और कहा, जाहिर सी बात है आप कार्यकर्ता हैं पार्टी के, तो आप हर जिम्मेदारी को संभालेंगे, लेकिन नई चुनौतियां होती हैं फिर वापस। क्या चुनौती थी? नहीं, मुझे एक ही फर्क लगता है कि जब आपके, मैं तो पहली बार ही विधायक बना, पहली बार यहाँ मंत्री बना हूँ, कि वहां पर आप सिर्फ क्रियान्वयन करते हैं, यानी उपयोगिता देखते हैं कि भाई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपके पास है, आप प्लानिंग करते हैं और बाकी आप अलॉटमेंट करते हैं। एग्जीक्यूशन का मामला, क्रियान्वयन का मामला राज्य का मामला है। जब हम मैदानी कार्यकर्ता थे, जब हम किसान गरीब और गांव की बात करते थे और राजनीति करते थे, लेकिन मैंने छोटा चुनाव तो कभी लड़ा नहीं, लेकिन ये जो पहुंचाने की है, लॉस्ट पॉइंट पर डिलीवरी करने की बात है, वो मोदी सरकार में सीखी है कि आप किसी भी बात को लेकर आप सैचुरेशन पर जाइए, कोई छूटे ना। नहीं तो अक्सर बात होती थी कि हम किसको अपने चहेते को दिलवा दें। ये पहला प्रधानमंत्री है जिस आदमी ने कहा कि सैचुरेशन पर जाइए, कोई जरूरतमंद छूटना नहीं चाहिए। अब ये ढूंढकर देखो कि कोई छूटा तो नहीं है। तो ये जो वर्क कल्चर है, ये वर्क कल्चर हमने पहली बार देखा। दूसरा, मैं उस भरोसे की बात करता हूं जो विश्वास 2014 के पहले था। भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन तकनीक से हो सकता है, ये करके दिखा दिया। तो ये जो वर्किंग पैटर्न है, आप नीचे भी लेवल पर भी जाकर उसको अगर अप्लाई करते हैं
तो आप रिजल्ट और बेहतर ले पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट जो गोल है वो सबको का भला करने का है। जब भारत सरकार कोई मंत्री के नाते कोई जवाब देता है तो राज्य के आंकड़ों को देता है, लेकिन अगर आप राज्य में काम करते हो और उसके बाद उस लास्ट पॉइंट पर डिलीवरी करने में यदि आप सफल होते हो तो उस केंद्र के आंकड़े की प्रामाणिकता बढ़ जाएगी, ऐसा मेरा अनुभव है। जब मंत्रिमंडल में इतने अनुभवी नेता होते हैं तो मुख्यमंत्री जो भी हैं वो राय मशवरा लेते हैं, किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाता है फिर कि वरिष्ठ नेता भी हैं साथ में? और भारतीय जनता पार्टी में और अन्य पार्टियों का तो मुझे बहुत अनुभव नहीं है और मुझे शायद तुलना करनी नहीं चाहिए, वो आप लोगों का काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, विधायक, सांसद राज्य में हो केंद्र में हो, वो कार्यकर्ता पहले है। आज हम चुनाव में हैं तो मंत्री पद दूसरे नंबर पर है। जो सरकारी काम जरूरी हुए उसके अलावा कोई लगता नहीं है कि आपको लौट के भोपाल आना है। फाइल है तो लौट के वापस आना है, अन्यथा पार्टी का काम है, उसको हम पहली प्राथमिकता देंगे। ये शायद बाकी जगह पर नहीं हो पाता और उसके पीछे कारण है विचार, क्योंकि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ते। यदि आज हम 2 लाख वोटों से जीते हैं तो मैं ऐसे सफलता नहीं मानता है, मेरी पार्टी सफलता नहीं मानती। हम अगर 50 बूथ भी हारे हैं तो वहां हारने के कारण हम देखते हैं कि भाई ऐसा क्या कारण है। जब हम बिल्कुल निरपेक्ष भाव से बिना भेदभाव के लोगों के हितों के लिए काम कर रहे हैं तो नाराजगी का कारण क्या है, वजह क्या है? तो मुझे लगता है ये कारण ढूंढना भारतीय जनता पार्टी का मूल तरीका है काम करने का, इसलिए कहीं वो फर्क और टकराव के तौर पर दिखता नहीं है। लेकिन एक रणनीति दिखाई देती है कि नए चेहरों को सामने लाया गया, या पहली पंक्ति में नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं या जो सीनियर एक्सपीरियंस नेता हैं वो उनके साथ दिखाई देते हैं लेकिन दूसरी पंक्ति में। तो ये जो रणनीति है इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? यदि कोई अभिभावक आपको मार्गदर्शन के लिए तैयार हो तो हम लोगों के समय तो कोई ऐसे कमतर लोग थे, हम तो लड़ झगड़ के यहाँ तक पहुँचने वाले लोगों में हैं। लेकिन तब भी हमारे वरिष्ठ थे, माननीय प्यारेलाल जी, माननीय ठाकरे जी जैसे लोग थे जो संगठनात्मक समझ भी देते थे और प्रशासनिक समझ भी हमको मिलती थी, लेकिन हमें पढ़ना पड़ता था। अब हमारे पास में लीडरशिप का इतना बड़ा अनुभवी नेतृत्व है कि हमें कहीं पर भी अगर हमको कुछ भी चाहिए, जैसे अब गूगल आ गया है तो लोग जल्दी जानकारी ले लेते हैं। हमारे पास में नेताओं की, अनुभवी नेताओं की फौज है और इसलिए उसके कारण नए नेतृत्व को निश्चित रूप से हमसे बेहतर तेज गति से काम करने में सफलता मिलेगी, ये मेरा मानना है। आपने कहा कि बहुत अनुभवी नेता हैं बीजेपी के पास, कांग्रेस पार्टी से भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, आंकड़े भी दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है 2.5 लाख आ गए हैं। तो इतने आ जाएंगे अगर कांग्रेस पार्टी से भी, तो मूल बीजेपी का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते पर अपने विचार के माध्यम से चलती है, लेकिन भारत माता ने जो पायदान 5वां पार करने की तैयारी की है उसमें देश को एकजुट होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी में आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा। आप उसको कांग्रेस का मान के हिस्सेदारी मत बताइए, आप मानकर चलिए कि वो भाजपा का हो जाएगा। अगर वो बीजेपी में आया है तो बिना विचार के बीजेपी में नहीं आ सकता। अगर वो कोई अन्य कारणों से आया है तो वैसे ही अपने आप उसको रास्ता नहीं मिलना है। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पर एक एक कार्यकर्ता के गुण दोष के आधार पर उसका फैसला होता है। नहीं, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो सालों से काम कर रहे हैं, क्या फिर उनको उनकी जगह मिलने में या उनको प्राथमिकता मिलने में या उनके बीच में टकराव होने में, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर सब लोग बीजेपी में ही आ जा रहे हैं तो फिर बीजेपी के जो पुराने लोग हैं, नेता हैं, उनको नहीं होगा ये महसूस कि हमारी जगह नहीं है यहाँ पर? मुझे लगता है कि जो भीड़ है पार्टियों की उसमें ये समस्या है जो आप बता रही हैं। हमारे यहाँ मंच का झगड़ा है नहीं। अगर 3 लोगों को बैठना है तो चौथा कहेगा नहीं कि मुझे बैठना है। कितना ही बड़ा नेता हो वो सामने वाली पंक्ति में बैठने में उसको कुछ संकोच नहीं होगा। मतलब मुझे लगता है कि ये फर्क आपको बाकी पार्टियों में नहीं मिलेगा कि मेरा बनाया हुआ कार्यकर्ता अगर डाइस पर बैठकर भाषण दे रहा है और मैं बैठकर नीचे सुन रहा हूं, ये भाजपा में ही हो सकता है, बाकी जगह नहीं हो सकता। इसलिए जो अनुभव आप कह रही हैं वो गलत नहीं है जो मुझसे प्रश्न पूछ रही है, लेकिन ये समस्या उन दलों की है जो देश में बाकी भाजपा के अलावा है, कांग्रेस हो, बाकी लोगों, नेता हैं, नेता के चहेते होते हैं, वो पहले मंच पर चढ़ते हैं, नेताजी की कुर्सी के बाजू में वो खड़े होते हैं। भाजपा में ऐसा नहीं होता। नहीं, भाजपा में ऐसा नहीं होता, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ आ रहे हैं
कांग्रेस पार्टी तो ये आरोप लगा रही है मध्य प्रदेश में भी, बाकी जगह में भी, कि आप ऊपर के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ले रहे हैं, वोटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आप भी परसेप्शन के लिए, माहौल बनाने के लिए कि देखिए पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी में आ गई है मध्य प्रदेश में, ये कोशिश कर रहे हैं, तो उनको शामिल फिर कराने की क्या वजह है? क्योंकि वोटर तो उनका ये कहना है कि वो नहीं जा रहा, ये सिर्फ नेता हैं जो जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि भाई ऐसा करना है हमें, कोई हमारी पार्टी में आ रहा है, ये उदाहरण मैंने आपको दिया है। तो मुझे लगता है आने में भारतीय जनता पार्टी ने अपने द्वार खोल रखे हैं। अगर कोई हमारी विचारधारा और हमारे नेता के नेतृत्व के प्रति आस्था रखता है, विकास में अपना विश्वास रखता है, उसका स्वागत है। 400 पार बीजेपी अगर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो क्या बड़ा बदलाव हम देखेंगे? देखिए, मूल बात होती है कि आपका आत्मविश्वास क्या है, आपका लक्ष्य और संकल्प क्या है। हमने 2014 में कहा 272 प्लस, इस देश में कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 282 आए, सरकार बनी। लेकिन हम वो काम नहीं कर सके जो हमें करने चाहिए थे। फिर 2019 आया, हमने कहा 300 प्लस, 303 आए। हमने पहले ही सत्र में, लोकसभा के सत्र में धारा 370 समाप्त कर दी। हमने ट्रिपल तलाक का मामला पूरा कर दिया। हमारा एजेंडा आज का नहीं है। और मैं तो उल्टी बात पूछ रहा हूं आपसे कि देश में किसी पार्टी का नाम बताइए जो किसी मुद्दे को लेकर 70 साल तक इंतजार करे, वो सिर्फ भाजपा है। और इसलिए 2024 में अगर हम 400 पार की बात कर रहे हैं, 370 प्लस की बात कर रहे हैं, तो अभी तो रंग भरना बाकी है। अभी तो हमने लोगों की रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को दिया है, वास्तविक विकास अभी बाकी है। भारत सोने की चिड़िया था, ये हमने नहीं कहा, दुनिया ने कहा है। क्या फिर से नहीं बन सकता? अगर ये बनाना है, इसलिए 400 पार चाहिए। अगर हमें ये मानते हैं कि हमारी जितनी भी, हमारी नौसैनिक ताकतें जितनी बड़ी थी, इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया भर के बंदरगाहों के जल जहाज हमारे बंदरगाह पर आते थे। क्या हम उसको फिर से पुनर्स्थापित नहीं कर सकते? काम बहुत बड़े हैं, टैलेंट पर दुनिया मानती है कि भारत के नौजवान का टैलेंट बड़ा है। तो 400 पार आएंगे तो पूरी दुनिया में भारत माता नंबर 1 पर पहुंचेगी। उस एक नंबर 1 की यात्रा के लिए 400 पार जरूरी है। नंबर 1 की यात्रा के लिए 400 पार जरूरी है। और आपने कहा कि 70 साल तक इंतजार करने वाली पार्टी बीजेपी है, अपनी विचारधारा के आधार पर जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने के लिए। अभी तो कुछ वादे बाकी हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे 400 पार आने पर? नहीं, मुझे लगता है कि वादे नहीं, हमारा संकल्प पत्र हमारा संकल्प पत्र है, और जो हम संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं। इसलिए चुनाव के समय जो भी वादे करती हैं पार्टियां, वो अपना अपना उठाकर देख ले कि आपने जब किए थे आपने कितने पूरे किए। और हमने जो अपना घोषणा पत्र दिया, हमारा तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रस्ताव भी जब भी पारित हुआ है, और जब हम सरकार में नहीं रहे और सरकार में जब भी आए, तो आप हमारे जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आर्थिक प्रस्ताव को उठाकर देखिए। राज्य में सरकार बनी हो या केंद्र में सरकार बनी हो, हमने उसको इंप्लीमेंट किया। हमारा प्रस्ताव तात्कालिक, ऐसा नहीं होता कि आज हमने प्रस्ताव पारित कर दिया तो कोई रिएक्शनरी है, नहीं। वो तब भी विजन के साथ होता है कि भारत के हित में है, जब भी हम सरकार में आएंगे तो हम इसे पूरा करें। तो कौन सा बड़ा फैसला हम होते हुए देखेंगे? भाई 370 खत्म हो गया, आपने राम मंदिर बन गया, अब 400 पार के बाद क्या? अभी हमने अपने संकल्प पत्र मोदी जी ने जारी किया है, उसमें हमने कहा है कि भाई आयुष्मान कार्ड की रीच हम कहाँ तक पहुँचाएंगे, हमारी जो निर्यात की सामर्थ्य है रक्षा क्षेत्र में हम उसको कैसे बढ़ाएंगे, हमारा जो टैलेंट है हम उसको और कितनी ऊंचाइयां देंगे, ये सब चीजें। और हम देखिए, एक बात हमारी बात में एक बात का जरूर ध्यान करिए, एनआरसी, एक बात देखिए, पूरी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने कहा है, जो चीजें हमने कही हैं उसको हम पूरा करने वाले हैं। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूं, हमारे संकल्प पत्र में और हमारे काम करने के तरीके में हम इस बात का सदैव ध्यान रखते हैं कि भारत वह देश है जिसने दूसरे की जमीन को कब्जा कर अपने बच्चों का भविष्य तय नहीं किया। हम अपने ही संसाधनों में अपने बच्चों का सबसे बेहतर भविष्य तय करने वाले लोग हैं। इसलिए हमको ज्यादा परिश्रम करना होगा, ज्यादा सोचना होगा। हम दुनिया को शांति बांटने वाले लोग हैं, और वो असर आज दुनिया के सामने दिख रहा है। जिस विरासत पर लोगों की नाक मुंह चढ़ती थी, आज उसी विरासत के भरोसे दुनिया शांति के रास्ते पर हमारी तरफ देख रही है। ये हमारी ताकत है। तो आप ये कह रहे हैं कि 400 पार आएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी, ये तमाम भी जो वादे हैं इनको भी पूरा किया जाएगा? वो तो हमारे घोषणा पत्र में है, संकल्प पत्र में है। एक और बड़ा सवाल ये कि मेरा आखिरी सवाल आपसे कि 29 शून्य का लक्ष्य है
बीजेपी का, लेकिन रिपोर्ट्स अलग अलग सामने हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। क्या कुछ सीटें हैं जो मुश्किल दिखाई दे रही हैं इस समय? 14 में 27, 19 में 28, 24 में 29, और मुझे लगता है कि एक सीट है। हमें अगर अपने नेता के संकल्प में कोई योगदान करना है मध्य प्रदेश के लोगों को, तो वो एक सीट है, और इसके लिए मैंने पहले आपसे कहा 2024 में छिंदवाड़ा में परिवारवाद समाप्त होगा। मतलब वो अब क्या ये भी ऐसा भी हो रहा है कि आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में बदल गया और एक सीट ही है उस पर तो फोकस है, लेकिन कुछ सीटें और हैं जहां मामला फंस सकता है? आगे पार्ट पीछे सपाट वाली भाजपा नहीं है। जिनको कभी आगे कहीं नहीं दिखता और पीछे का नहीं दिखता, वो लोग अलग हैं। इसलिए हमको आगे भी दिखता है, हमको पीछे भी दिखता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से भी सीखती है। मैंने आपको कहा ना कि हम 2 लाख या 5 लाख की जीत से संतुष्ट होने वाले लोग नहीं हैं। अगर 90% बूथ जीते और 10% बूथ नहीं जीते, तो उनके कारणों को जानने वाले लोग हैं। वो 10% बूथ कैसे जीतेंगे, उसमें हम कैसे वहां पर जाकर अपना लेंगे, हमारी सोच इस स्तर पर है। खाली चुनाव जीत लेना या उतने लाख से जीतना, ये रिकॉर्ड बनाने भर से संतुष्ट होने वाले नहीं है। इसलिए हम 282 से चले थे और 400 पार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती, ये मैं कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया प्रहलाद पटेल बहुत जी, धन्यवाद। टीवी9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। 29-0 का लक्ष्य रखा है प्रहलाद जी कह रहे हैं, और वो हासिल करके रहेंगे। छिंदवाड़ा का किला भी फतह हो जाएगा इस बार, निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया धन्यवाद। टीवी9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। एक बार जरा जोरदार तालियों से प्रहलाद जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा, आप यहां पर बने रहिए। अब से बस कुछ ही क्षणों में ज्योतिरादित्य सिंधिया वो हमारे साथ होंगे, हमारे बीच होंगे। अब से कुछ ही क्षणों में ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे बीच होंगे। मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि यहां पर बने रहिए। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अब से बस कुछ ही क्षणों में ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे बीच में होंगे। हाँ,